Edaphic factors or the soil science. Edaphic factors include the structure and composition of soil along with its physical and chemical characteristics. Soil, instead of being one thing, is in fact a complex made up of several components. The nature of each of the components which make the soil complex is studied under edaphic factors. Soil is one of the most important ecological factor. Plants depend for their nutrients, water supply and anchorage upon the soil. किसी बड़े पारिस्थितिकीय क्षेत्र के सामान्य गुणों का निर्धारण करने में यद्यपि जलवायवीय कारक सर्वोच्च महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मृदीय कारक या एडैफिक फैक्टर्स एक बड़े जलवायु क्षेत्र के पादप समुदायों में व्याप्त स्थानीय विभिन्नताओं या लोकल डिफरेंसेस के लिए उत्तरदायी होते हैं। पादप जीवन हेतु मृदा एक महत्वपूर्ण कारक है। जल, खनिज पोषकों तथा स्थिरीकरण एंकरेज के लिए स्थलीय पादप पूरी तरह से मृदा पर निर्भर करते हैं। कई मामलों में जलीय पौधे भी मृदा कारकों से उतने ही प्रभावित होते हैं जितने कि स्थलीय पादप। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स का भी पादपों पर एक निश्चित प्रभाव होता है। मृदा भूमि की सतह की सबसे ऊपरी परत है। इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय या वेदरिंग तथा पौधों एवं जंतुओं के अपघटन से बनने वाले कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस से मिलकर होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। Any part of the earth's surface that supports vegetation also bears a covering of soil. Thus, soil can be defined as any part of earth's crust in which plants can root. Biologically, the soil may be said as the weathered superficial layer of earth's crust in which the living organisms grow and also release the products of their activities, death and decay. The whole process of soil formation is divided into two stages, weathering and soil development or pedogenesis. चट्टानों का अपक्षय भौतिक कारकों जैसे वायु, वर्षा, ताप, भूमि फिसलन, रासायनिक कारकों जैसे कि जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन तथा जैविक कारकों जैसे लाइकन्स, जीवाणु, कवकों आदि से होता है। उपर्युक्त कारकों द्वारा मृदा का निर्माण निरंतर होता रहता है। यह क्रिया अत्यंत मंद होती है। ह्यूमस के निर्माण की क्रियाएं भूमि के ऊपरी सतह पर अधिक तथा गहराई में कम होती हैं। इससे मृदा के विभिन्न परतों के रंग, रूप एवं रचना में अंतर पाया जाता है। अगर भूमि के एक सीधी खाई या ट्रेंच खोदी जाए तो मृदा की एक दूसरे के ऊपर जमी हुई विभिन्न परतें या लेयर्स दिखाई देती हैं। मृदा की इस परतीय रचना को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। जिस प्रकार से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सॉइल प्रोफाइल का चित्रण किया गया है। सॉइल प्रोफाइल में क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर स्तरों को A, B, C नाम दिए गए हैं। इन स्तरों को हम संस्तरण या होराइजन कहते हैं। संस्तरण A एंड B वास्तविक मृदा बनाते हैं। जनक शैल का अर्धखंडित भाग संस्तरण C कहलाता है। सबसे पहले हम लेते हैं A होराइजन। ये सबसे ऊपरी सतह होती है। इसको टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ डिसइंटीग्रेशन के विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। इस संस्तरण की सबसे ऊपरी परत को A00 परत भी कहते हैं। इसमें पत्तियां व शाखाओं के इंटैक्ट या आंशिक रूप से टूटे हुए टुकड़े होते हैं। इसके नीचे A0 परत होती है जिसमें कि पार्टली डिकम्पोज्ड कार्बनिक मैटर पाया जाता है तथा अपघटित होने वाले अंग अपनी पहचान खो चुके होते हैं। A0 के नीचे A1 परत होती है जिसमें पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस होता है जो खनिज पदार्थों के साथ में मिला हुआ रहता है। A1 परत गहरे रंग की होती है। A1 के नीचे A2 व A3 परतों में ह्यूमस की घटती हुई मात्रा होती है तथा ये A1 से हल्के रंग की होती है। इसके नीचे हम आते हैं B होराइजन पे। A होराइजन के ठीक नीचे वाला संस्तरण B होराइजन कहलाता है। इसे सब सॉइल भी कहते हैं।
इस होराइज़न में मैचुरेशन के घटते क्रम में B1, B2 एंड B3 की परतों में ये उप विभाजित किया जा सकता है। B1 परत A3 परत के समान ही होती है, लेकिन इसमें कुछ कणकीय रचनाएं भी उपस्थित होती हैं। B2 व B3 में सॉइल ब्लॉक्स होते हैं जो कि आयरन एंड एल्यूमिनियम के एग्रीगेट्स से बने हुए होते हैं। इसके बाद हम आते हैं सी संस्तरण या सी होराइज़न में, जो कि इनकम्प्लीटली वेदर्ड चट्टानों का बना हुआ होता है। इस संस्तरण के नीचे पृथ्वी की चट्टानें होती हैं। प्रत्येक स्थान की मृदा परिच्छेदिका में उपरोक्त वर्णित सभी संस्तरण समान मोटाई व संरचना के नहीं होते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर जो जलवायु कारक है उनमें असमानता पाई जाती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो टॉप सॉइल है वह सबसे अधिक फर्टाइल होती है और वनस्पति की वास्तविक उत्पत्ति एवं उचित वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शीर्ष मृदा में उपस्थित विभिन्न कणों के आमाप तथा बनावट के आधार पर ही मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल 4 कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है: मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर। सबसे पहले हम लेते हैं मिनरल मैटर, यह खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय द्वारा उपलब्ध होते हैं, जो विभिन्न साइजेस के कणों के रूप में विद्यमान रहते हैं। सॉइल साइंस के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने विभिन्न आमाप के कणों को निम्नलिखित नाम दिए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: मोटी बजरी कोर्स ग्रेवल, बारीक बजरी फाइन ग्रेवल, मोटी बालू कोर्स सैंड, बारीक बालू फाइन सैंड, गाद इज सिल्ट एंड चिकनी मृदा इज क्ले। इनके कणों का आकार भी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर दिया गया है, जैसे कि कोर्स ग्रेवल का 5.0 से अधिक व्यास होगा मिलीमीटर्स में, फाइन ग्रेवल 2 से 5 तक, कोर्स सैंड 0.2 से 2 तक, फाइन सैंड 0.02 से 0.2 तक, सिल्ट 0.002 से 0.02 मिलीमीटर एंड क्ले 0.002 से कम होगी। मृदा के इन कणों का अनुपात इनके विभिन्न गुणों जैसे खनिज पदार्थों की मात्रा, जलधारिता तथा पोषणता आदि पर निर्भर करती है। इसी आधार पर सॉइल टेक्सचर, मृदा का गठन, उसमें उपस्थित विभिन्न डिफरेंट साइज के खनिज कणों के आपेक्षिक अनुपात पर निर्धारित होता है। कणों के आपेक्षिक अनुपात के आधार पर मृदा को मुख्यतः हम 4 प्रकार या बाद में 6 प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। वो इस प्रकार से हैं: सैंडी सॉइल, जिसमें सैंड पार्टिकल्स की अधिकता होती है; क्ले सॉइल या चिकनी मिट्टी, जिसमें क्ले पार्टिकल्स की अधिकता होती है; देन लोम सॉइल, जिसे कि दोमट मिट्टी कहते हैं, उसमें बालू, गाद व चिकनी मिट्टी के कण बराबर की मात्रा में होते हैं; देन सैंडी लोम, जिसे बलुई दोमट मिट्टी कहा जाता है, जिसमें दोमट मिट्टी जिसमें बालू की अधिकता हो; फिर सिल्ट लोम सॉइल, जो कि गाद दोमट मिट्टी कहलाती है, इस दोमट मिट्टी में गाद कणों की अधिकता होती है; एंड क्लेई लोम सॉइल, जो कि चिकनी दोमट मिट्टी कहलाती है, इस दोमट मिट्टी में चिकनी मिट्टी के कण अधिकता में पाए जाते हैं। मृदा का गठन सॉइल वाटर एरेशन एवं सॉइल पेनिट्रेशन से है। सैंडी सॉइल में कोर्स पार्टिकल्स से गठित होती है तथा हल्के गठन वाली लाइट टेक्सचर्ड कहलाती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इसमें कम होती है, जबकि पोर स्पेसिस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी में कोलाइडल पार्टिकल्स की बनी हुई होती है तथा इसका भारी गठन या ये हैवी टेक्सचर्ड होती है। इसकी जलधारिता अधिक होती है तथा इसमें एरेशन कम होता है। इसीलिए चिकनी मृदाओं में वाटर लॉगिंग की समस्या से हमें रूबरू होना पड़ता है। दोमट मिट्टी पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें बलुई सैंडी सॉइल, गाद सिल्टी सॉइल एंड चिकनी क्लेई सॉइल मिट्टी लगभग समान मात्रा में होती है। इसलिए दोमट मिट्टी में वायु व जल का अच्छा आवागमन होता है एंड इजी रूट पेनिट्रेशन होता है, और बलुई की उपस्थिति के कारण
ये सब होता है। और क्लेई सॉइल की उपस्थिति के कारण उच्च जल धारिता एवं उर्वरकता पाई जाती है। Based on the water retention, aeration and mineral contents, the distribution of vegetation is divided into following types: halophytes, the plants living in saline soils; psammophytes, plants living in sandy soils; lithophytes, the plants which are living in rocky surface; chasmophytes, plants living in rocky crevices; cryptophytes, plants living below the soil surface; cryophytes, plants living in ice surface; oxalophytes, plants living in acidic soil; and calciphytes, plants living in calcium rich alkaline soil. The other important factors of the soil material are as under, such as soil moisture, soil water, soil reactions, soil nutrients, soil temperature, soil atmosphere, and soil organisms. We'll take one by one all these factors. First, coming on to the organic matter. मृदा में खनिज पदार्थों के साथ में वर्ष दर कार्बनिक पदार्थ जुड़ते रहते हैं। यद्यपि मृदा में कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत 10% ही होता है, फिर भी किसी भी स्थान की वनस्पति तथा पादप वृद्धि पर ये व्यापक प्रभाव डालते हैं। मृदा में पौधों एवं जंतुओं के मृत भागों के अपघटन के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। मृत भागों का अपघटन मृदा जीवों द्वारा किया जाता है। भूमि की सतह पर सूखे, मृत तथा टूटे वनस्पतियों के भागों, जिसमें कि पत्तियां, टहनियां, फल, फूल, मूल सभी आते हैं, तथा मृत जंतुओं की एक परत बन जाती है। इस परत में मृत भाग अपघटन की विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। इस परत का वह भाग जिसमें पौधों व जंतुओं के मृत भागों का अपघटन नहीं हुआ हो, वह सभी मृत भाग अपनी पहचान बनाए हुए हों, वह लिटर कहलाता है। LITTER। लिटर के नीचे का वह भाग जिसमें मृत भागों का आंशिक अपघटन, पार्शियल डिकम्पोजिशन हो गया हो, लेकिन उन भागों को पहचाना जा सकता हो, उसे हम डफ कहते हैं, DUFF। इसके नीचे की परत में पौधों के मृत भागों का अपघटन अधिक होने के कारण इन भागों को पहचाना ही नहीं जा सकता। ये परत ह्यूमस परत कहलाती है। इस प्रकार पादपों व जंतुओं के मृत भागों के सड़ने गलने से ये काले और भूरे पदार्थ में बदल जाते हैं। इस काले भूरे पदार्थ को ही ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का और अधिक जब अपघटन होने से खनिज लवण मुक्त हो जाते हैं। पादपों व जंतुओं के मृत भागों का अपघटन होकर ह्यूमस में परिवर्तन के प्रक्रम को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, तथा ह्यूमस का खनिज लवणों में परिवर्तन खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन कहलाता है। ह्यूमस का निर्माण वहाँ की वनस्पति व जलवायु पर निर्भर होता है। निम्न कारक ह्यूमस निर्माण की दर और उसके रासायनिक संगठन को निश्चित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं? अपघटित होने वाले मृत भागों की प्रकृति, दूसरा मृत भागों का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों की प्रकृति, एंड तीसरा तापमान, नमी, नाइट्रोजन सप्लाई, एरेशन एंड मृदा अभिक्रिया की स्थिति। ह्यूमस दो प्रकार के होते हैं, मॉर ह्यूमस एंड मल ह्यूमस। मॉर ह्यूमस में अपघटनकारी जीवों का अभाव होता है। इसकी परत कठोर व नॉन पोरस होती है। इसमें डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। खनिज लवण कम होते हैं और इस मृदा में केंचुए नहीं पाए जाते। जबकि मल ह्यूमस में जीवों की बाहुल्यता होती है। इसकी परत लूज होती है एंड पोरस होती है। अपघटन तीव्र गति से होता है। खनिज लवण व ह्यूमस बराबर पाए जाते हैं एंड केंचुए भी अधिक समता में पाए जाते हैं। मृदा में ह्यूमस पादपों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ह्यूमस में खनिज लवणों की प्रचुरता होती है। ये पादप पोषकों का भंडार होती है और उर्वरता में भी
बढ़ोतरी करती है। ह्यूमस मृदा की जलधारिता को बढ़ा देती है। ह्यूमस के कारण मृदा की रंध्रता पोरोसिटी बढ़ जाती है, जिससे जल का रिसाव, पर्कोलेशन तथा गैसों का आवागमन सुगम हो जाता है। ह्यूमस मृदा जीवों के लिए भोजन का स्रोत है। ह्यूमस मूलों के श्वसन हेतु ऑक्सीजन का जल स्रोत होती है। देन कमिंग ऑन टू सॉइल ऑर्गेनिजम्स। मृदा जीव मृदा का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मृदा में फ्लोरा एंड फौना दोनों ही पाए जाते हैं, जो मिलकर मृदा के जैविक तंत्र का निर्माण करते हैं। इन जीवों की क्रिया के लिए मृदा का एक स्थिर वातावरण प्रदान होता है। मृदा में पाए जाने वाले बोटेनिकल और जूलॉजिकल सदस्य निम्न प्रकार से हैं। सॉइल फ्लोरा में हम ले सकते हैं बैक्टीरिया, सॉइल फंजाई, एल्गी एंड एक्टिनोमाइसिटीज। और सॉइल फौना को जो निर्माण करते हैं वो है निमेटोड्स, अर्थवर्म्स, प्रोटोजोआ, रोटिफर्स, दीमक और बिल बनाकर रहने वाले प्राणी भी इसी में आते हैं। सॉइल ऑर्गेनिजम्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है मृदा में। अनेक बैक्टीरिया और फंगस पादपों व जंतुओं के मृत शरीर या उनके मृत अंगों में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके उनको सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार से जीवों को पुनः उपलब्ध कराते हैं और मृदा की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से पोषकों का चक्रीकरण संभव हो पाता है। कुछ जीवाणु जैसे कि एजेटोबैक्टर, कॉलिस्ट्रीडियम एंड राइजोबियम तथा ब्लू हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। कुछ बड़े जीव जैसे कि अर्थवर्म्स, रैट्स आदि भूमि खोदकर टनल्स बना लेते हैं, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर तथा ऊपर की मिट्टी नीचे होने से मृदा का एक रूपता हो जाती है। मृदा में बिल बनाने से मृदा के अंदर की परतों में गैसों का आवागमन भी सुगम हो जाता है। जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस का स्राव किया जाता है, जो कि पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कभी कभी मृदा जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों की अपूर्ण सड़न के कारण विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है, जो पौधों पर हानिक प्रभाव भी डालते हैं। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव विशेषकर बैक्टीरिया एंड फंजाई पौधों एवं जंतुओं के मृत भागों का अपघटन करके मृदा में ह्यूमस के रूप में मिश्रित कर देते हैं। इस प्रकार ये जीव नेचुरल स्कैवेंजर्स के रूप में कार्य करते हैं। कुछ शैवाल तथा जीवाणु म्यूसिलेजिनस पदार्थों को स्रावित करते हैं। इस श्लेष्मा के कारण मृदा के विभिन्न कण आपस में बंधे हुए होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू सॉइल वाटर। पादप समुदाय में पाने जाने वाली विभिन्नताओं को उत्पन्न करने में मृदा जल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मृदा में जल प्रमुख रूप से वर्षा से आता है। मृदा के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें हम पोर स्पेसिस कहते हैं, रंध्र अवकाश। वर्षा का कुछ जल इन अवकाशों में भरा रहता है, जिसे कि केशिका जल या कैपिलरी वाटर कहते हैं। विभिन्न प्रकार के मृदा जल में से केवल केशिका जल ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। केशिका जल की मात्रा मृदा के कणों के आकार पर निर्भर करती है। जैसे जैसे मृदा के कण छोटे होते जाते हैं, मृदा की जल धारिता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। मृदा में जल की अधिकता पौधों के लिए हानिकारक भी होती है। वाटर लॉगिंग के कारण मृदा में पुअर एरेशन होता है, जिससे कि पौधों का जल का बहुत ही कम अवशोषण संभव हो पाता है। मृदा में जल की कमी के कारण वनस्पति की पुअर ग्रोथ होती है। मृदा जल को दर्शाने हेतु विभिन्न शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मृदा में गुरुत्व बल के विरुद्ध केशिकाओं में रहने वाले जल की प्रतिशत मात्रा को हम जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। देन कम्स क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। वर्षा के उपरांत ग्रेविटेशनल पुल से जल के नीचे चले जाने वाले के पश्चात मृदा में बचे हुए जल की प्रतिशत मात्रा को क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। अतः कैपिलरी जल, रसायनतः संयुक्त जल केमिकली कंबाइंड वाटर, आर्द्रता जल तथा जल वाष्प की कुल मात्रा संयुक्त रूप से क्षेत्र क्षमता का गठन करते हैं। फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू
कैपिलरी वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस केमिकली कंबाइंड वाटर प्लस वाटर वेपर. Then coming on to soil air. मूलों के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. श्वसन से प्राप्त ऊर्जा मूल वृद्धि तथा नए मूल रोम बनाने के लिए आवश्यक होती है, जिससे जल अवशोषण निरंतर बना रहे. शील वातन वाली मृदा में मूल के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित हो जाती है, जो कि पादप मूलों के लिए विषैली होती है. ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण कुछ विषैले पदार्थ जैसे H2S, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आदि का निर्माण होता है, जो कि पौधे की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं. मृदा कणों के बीच में जो अंतराल होते हैं, जिन्हें कि हम पोर स्पेसिस कहते हैं, जल एवं वायु से भरे हुए होते हैं. रंध्र स्थानों में पाई जाने वाली गैसों से ही मृदा वायुमंडल का निर्माण होता है. मृदा वायु पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. ये पादपों के भूमिगत भागों तथा मृदा जीवों की श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है. ह्यूमस निर्माण तथा बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है. सूक्ष्म जीवों का अपघटन की क्रिया ऑक्सीजन पर निर्भर करती है. मूल वृद्धि तथा नए मूल रोम बनाने के लिए मृदा में वातन आवश्यक है. मृदा की जो पुअर एरेशन होती है, उसके कारण पौधों में आकारिकीय, कारिकीय और शारीरिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि न्यूमेटोफोर्स, बट्रेस रूट्स आदि का पाया जाना. देन कम्स सॉइल टेम्परेचर. मृदा तापक्रम मृदा में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों को प्रभावित करने के अतिरिक्त मूलों द्वारा जल एवं लवणों के अवशोषण की दर, बीजों के अंकुरण एवं पादप के भूमिगत भागों की वृद्धि को अत्यधिक सीमा तक प्रभावित करता है. पादप में जो उच्चतम मेटाबॉलिक रिएक्शंस तथा मूलों द्वारा जल का उच्चतम अवशोषण सामान्यतः 20 से 30 डिग्री के सेंटीग्रेड के मध्य होता है. 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान जल की अवशोषण दर को काफ़ी कम कर देता है. हिमांक पर अवशोषण दर नगण्य होती है. अतः कोल्ड सॉइल्स में पुअर वेजिटेशन होती है तथा पौधे ड्वार्फ या बोने बने रहते हैं. वार्म सॉइल्स या उष्ण मृदाओं की वनस्पति में वृक्षों की अधिकता होती है. मृदा तापक्रम का मापन सॉइल थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है. देन कमिंग ऑन टू सॉइल रिएक्शंस. रासायनिक दृष्टि से मृदा उदासीन, एसिडिक या एल्कलाइन हो सकती है. एल्कलाइनिटी या एसिडिटी मृदा में उपस्थित H एंड OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है. यदि किसी मृदा में दोनों आयन्स H एंड OH की मात्रा बराबर हो तो वह उदासीन या न्यूट्रल कहलाती है. इस मृदा का pH कितना होगा? 7. मृदा में H आयन्स की अधिकता होगी तो pH 7 से कम होगा और तथा अम्लीय कहलाएगी. और OH की मात्रा बढ़ने पर pH 7 से अधिक क्षारीय होगा. मृदा में अधिक अम्लीयता या क्षारीयता पौधों के लिए हानिकारक होती है. pH का पादप की जीवन क्षमता, वायबिलिटी तथा पौधों के समरण न्यूट्रिएंट सप्लाई पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है. मूल की कोशिकाओं का जीव द्रव्य pH 3 से नीचे तथा pH 9 के ऊपर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है. सूक्ष्म जीव अम्लीयता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और जीवाणु क्षारीय माध्यम में रहते हैं तथा pH अगर 6 से अधिक हो तो उसमें क्षति हो जाती है. सनवहनी पादप pH 3.5 से pH 8.5 के बीच में ही स्वस्थ रह सकते हैं. कुछ पादप हैं जो कि एसिड टॉलरेंट होते हैं. अधिक क्षारीय मृदा बैरन कंडीशंस को उत्पन्न करती है और ये रेह कहलाती है. उदासीन या आंशिक अम्लीय मृदा अधिकांश पौधों के लिए उपयुक्त होती है. कल्टीवेटेड प्लांट्स की कुछ जातियां अम्लीय मृदा में उग सकती हैं, जबकि लेग्यूमिनस प्लांट्स ऐसी मृदा में पुअर ग्रोथ पाई जाती है. उनकी मृदा की अम्लीयता वनस्पति का प्रकार निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है. Soil types. Based on soil formation or pedogenesis, the soils are divided into two types: residual soils and transported soils. Residual soils are those in which the whole process of soil formation
that is weathering and pedogenesis, occur at the same place. Thus, in these soils, the soil formation occurs at a place where the parent matter or rock is present, while the transported soils are those where the weathered material is taken away at other places. Depending upon the nature of these transporting agents, the transported soils may be colluvial, transported by gravity, alluvial, by running waters, glacial, by glaciers, which are large masses of snow or ice, and aeolian, in which the transporting agent is wind. मृदा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा को होलार्ड, क्रिसार्ड एंड इकार्ड में बांटा है. होलार्ड इज द टोटल सॉइल वाटर कंटेंट. पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा होलार्ड या संपूर्ण जल कहलाती है. पौधे को उपलब्ध होने वाले जल को क्रिसार्ड या प्राप्य मृदा जल कहते हैं, द वाटर विच इज़ अवेलेबल टू द प्लांट. एंड इकार्ड इज़ द वाटर विच इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, या पौधे को उपलब्ध नहीं होने वाले जल को इकार्ड या अप्राप्य जल कहा जाता है. इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ऑन एडाफिक फैक्टर्स समाप्त होता है.